साहित्य सृजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता। आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, काव्य अनुवाद भी हो चुका है और गद्य का सरलीकरण भी हो चुका है। लेकिन एक ही व्यक्ति द्वारा हिंदी में भी और हरियाणवी में भी काव्य अनुवाद चतुष्पद में करने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है, जिनसे आज हम आपको मिलवाएंगे। मैं उससे पहले ये भी बता दूं कि सिर्फ गीता ही नहीं, आपने रामायण जैसे महाग्रंथ को की जो प्रमुख प्रसंग हैं उनको 34 पदों में आपने सम्मिलित कर दिया है। ये आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। और हालिया समय में आपको हरियाणा साहित्य अकादमी के लिए 2022 का एक अवार्ड के लिए आपको चयनित किया गया है, विशेष हिंदी सेवी सम्मान के लिए। तो जी कैम पर्दा उठाते हैं, आपसे मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी। आपका साहित्य सीजन में हार्दिक स्वागत है राही जी। और आप वैसे तो पेशे से शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं आप हिंदी के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। उसके बारे में हम जानकारी आपसे बाद में लेंगे। लेकिन एक चीज़ में स्वाभाविक सा एक जिज्ञासा मन में पैदा होती है कि साहित्य के क्षेत्र की या साहित्य की राह के राही अब कब और कैसे बने। डॉक्टर साहब, दूरदर्शन के सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूँ जी। आभार प्रकट करता हूँ आपका और दूरदर्शन का कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं साहित्य के इस साथियों के साथ बात कर सकूँ, साहित्य पर अपनी बात रख सकूँ। और आपने जो प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से पदार्पण हुआ साहित्य के क्षेत्र में, जी जी, तो बचपन से ही जो हमारे गुरु रहे प्राथमिक विद्यालयों के, उनको मैं इस बात का श्रेय देना चाहूँगा। और कि जैसे प्राइमरी कक्षाओं से लेकर के और जो आपका एक सेकेंडरी स्कूल तक की 10वीं कक्षा तक का जो आपका स्कूली कार्यक्रम रहे आपके, उनमें हमारे जो हिंदी के गुरुजन थे और कोई भी स्कूल का कार्यक्रम होता, आदरणीय राजेंद्र जी नाम होता था उनका, और बहुत उसी समय वो बड़ी उम्र के थे, अब तो शायद दिवंगत हो गए हों, पता भी नहीं, और परंतु बहुत श्रद्धा है उनके प्रति कि जब भी कोई बाल सभा होती, स्कूली कार्यक्रम होता, किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक प्रतियोगिता होती, वो स्वयं ये कहते कि भाई जगदीप कहाँ है। तो ये जो शब्द था वो बहुत संबल प्रदान करता था, बहुत सम्मान लगता था। पूरे स्कूल के सभी विद्यार्थी तो जानते ही थे, सभी गुरुजन भी बहुत स्नेह और सम्मान प्रदान करते थे इसी बात को लेकर के, क्योंकि मैं कविताएं पढ़ता था। अच्छा अच्छा। वो कविताएं स्कूली सिलेबस की कविताएं ही होती थी। अच्छा, किसी और की लिखी हुई कविताएं हाँ, होती थी? वो कविताएं बस पाठ्यक्रम की, पाठ्य पुस्तकों की कविताएं, पर गायन का माँ शारदे की कृपा रही होगी, उनकी ही कृपा है कि मधुर स्वर में गाते थे कविताओं को भी गीत की तरह, और गुरुजन को अच्छे लगते थे। और मैं उन्हीं को आज, सभी उन्हीं गुरुजन को जिन्होंने मुझे स्कूली स्तर पर, जिन्होंने मुझे कॉलेज स्तर पर और जिन्होंने मुझे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, वो आगे लेकर के गए, ऐसे तमाम गुरुजन को आज आपके माध्यम से मैं आभार सहित, कृतज्ञता सहित प्रणाम निवेदित करता हूँ सर। जी, आपने बीच में कहा कि माँ शारदा की कृपा से ही अच्छा गायन हो पाता था, तो क्यों ना एक मुक्तक कोई माँ शारदा को समर्पित आपका है तो वो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। हाँ, साहित्य सृजन माँ शारदे, माँ सरस्वती, माँ वीणा पाणी की कृपा बिना तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो उनकी चरणों में एक स्तुति वंदना है मेरी, उसका एक पद अर्पित करता हूँ। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत कर दे। हे मात शारदे वरदे, जीवा को अमृत कर दे। मैं मंद बुद्धि अल्पज्ञ, तू हाथ शीश पे धर दे। माँ तेरी महिमा गाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। माँ तेरी महिमा गाऊं, चरणों में शीश झुकाऊं। माँ तेरे दर्शन पाऊं, तू ऐसी कृपा कर दे।
हे मात शारदे वरदे जीवा को अमृत कर दे। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक राही जी, आपकी मैं कुछ पुस्तकें, 7 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आपके सैकड़ों जो रचनाएं हैं वो विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी जो पहली पुस्तक थी वो आवर्तन थी, उसके बाद मील का पत्थर, जी, फिर आपने आओ बच्चों खेलें खेल, जो शायद हरियाणा साहित्य अकादमी से अनुदान प्राप्त पुस्तक है। मेरा सफ़र मेरी दास्तान का संपादन आपने किया। उसके अलावा फिर आपने जो हिंदी काव्यानुवाद किया श्रीमद् भगवद गीता का, गीता कुंज, गीता पुंज के नाम से। गीता पुंज के नाम से, वो ज्योति है श्रीमद् भगवद गीता की, इसलिए गीता पुंज के नाम से। और जो आपने हरियाणवी में किया था उसका क्या है? गीता कुंज, क्योंकि वो हरियाणा में हुई, इसलिए गीता की वाटिका हरियाणा है ना, इसलिए उसका गीता कुंज नाम, उसका गीता कुंज रख दिया और उसका गीता पुंज रखा। पुंज रखा। और शायद गीता, इसमें से एक पुस्तक को अनुदान प्राप्त हुआ हरियाणा साहित्य अकादमी से। हाँ जी जी डॉक्टर साहब, गीता कुंज को, गीता जो कुंज को हरियाणवी में अनुवाद है, उसको हरियाणा साहित्य अकादमी से 2017 के लिए अनुदान प्राप्त हुआ। एक आपकी पुस्तक आई थी सपनों का संसार और नेटवर्क मार्केटिंग का बाजार, जो आपकी व्यक्तिगत अनुभवों के ऊपर आधारित एक पुस्तक है। खैर, इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एक चीज़ आपने कहा कि आपने पूरा श्रेय दिया अपने विद्यालय के गुरुजनों के समर्पित होके, तो शायद यही एक कारण है कि आपको अपने विद्यालयों से बहुत प्रेम रहा है, जहाँ जहाँ भी आप पोस्टेड रहे हैं। आप वर्तमान में प्राचार्य पद का भी कार्यभार संभाल रहे हैं 4 वर्षों से, और 15 वर्षों से शायद आप प्राध्यापक हैं हिंदी के। हाँ, मैं अभी जो है ना बतौर लेक्चरर काम कर रहा हूँ। 4 साल तक कार्यवाहक प्राचार्य का मेरे पास दायित्व रहा है। तो आपकी कोई ऐसी अनुभूति है जो उस विद्यालय के प्रति, जिस विद्यालय में आप इतने वर्ष तक कार्य करते रहे, कि मैंने सुना था कि वहाँ पे एक बार 70 कमरों की डिमोलेशन के ऑर्डर्स आ गए थे, तो 17 के। हाँ। तो आपने किस तरीके से वहाँ पे किया, वो थोड़ा सा प्रकाश हम डालना चाहेंगे, ताकि वो कई बार ना ये छोटी छोटी चीज़ें प्रेरणा का कारण बन जाती हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। जिस विद्यालय की आप बात कर रही हैं, मैं पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक उसी विद्यालय में पढ़ा हूँ। अरे वाह। वो मेरे गांव का स्कूल है, गांव बेलरखा, जिला जींद में, तहसील नरवाना का। ओके। हाँ, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उसी स्कूल में मुझे बतौर हिंदी प्राध्यापक और फिर बतौर प्राध्यापक के साथ साथ 4 साल उसी विद्यालय में कार्यवाहक प्रधानाचार्य का काम देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और वो इत्तेफाक से बहुत पुराने समय से 1954-55 का बना हुआ स्कूल था, पुराना, और उस समय तक आते आते उसके एक साथ ही 17 कमरे जो है कंडम घोषित करके गिरवाए गए थे। और तब ऐसी दुविधा की स्थिति थी कार्यवाहक प्रधानाचार्य होते हुए कि आपके पास मात्र 8 कमरे थे और 21 सेक्शन थे आपके पास। इवन कि हमारे पास जो स्टाफ रूम था उसको भी हमने जो है ना बच्चों की कक्षाओं के लिए प्रयोग कर लिया था। तब ऐसे में बड़ा मुश्किल काम था, और निजी स्तर पर प्रयास करते हुए हमने सरकारी अनुदान के लिए सरकार से, शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार से मांग रखी। इत्तिफाक से उस समय के स्कूल निदेशक जो है डॉक्टर राजीव रतन जी थे, जो नरवाना में एसडीएम रह करके गए थे, बतौर आईएएस ट्रेनी उनकी अपॉइंटमेंट थी। थोड़ा सा परिचय होने के कारण उन्होंने जो हमारी मदद की, और एक साथ ही मतलब 1.5 करोड़ रुपए की ग्रांट हमारी स्वीकृत करते हुए और 10 कमरे बनवाने का उन्होंने जो हमें एक अवसर और लाभ प्रदान किया, उससे जो आज स्कूल आप देखेंगे 70% जो बिल्डिंग है आपके स्कूल की, वो आपके निजी प्रयासों से, आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों से, और एक ऐसा स्कूल आज पूरे हरियाणा में जिसका नाम है मॉडल संस्कृति स्कूल बेलरखा, आज वो एक वर्क ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम कर रहा है हरियाणा शिक्षा विभाग के लिए। तो उसके लिए शायद आपको मुख्यमंत्री से पुरस्कृत भी आप हुए हैं शायद। नहीं, उस स्कूल का सौंदर्यीकरण के लिए सौंदर्यीकरण के लिए प्राथमिक में और सेकेंडरी में उसको सौंदर्यीकरण पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। अब जो वहाँ पर टीम काम कर रही है, इसका श्रेय उनको जाता है, वो बहुत मेहनत से काम करने लग रही है। शायद राही जी, एक कारण क्योंकि आपकी साहित्यिक वृत्ति, साहित्यिक व्यक्ति भावों का भरा होता है जी, और वो भाव सकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं। यही एक कारण रहा कि आप इस तरह से स्कूल के प्रति डिवोटिव रहे। कुछ तो आपका वो नेटिव स्कूल था, दूसरा ये कि वहाँ के गुरुजनों के प्रति आपकी अगाध श्रद्धा थी, तीसरा फिर वहीं पे आप सेवा कर रहे थे, तो वो एक कारण हो गया कि आप स्कूल के लिए इतना कुछ कर पाए। जी। मतलब मैं यूँ मानूँ कि एक कर्मयोगी की सही पहचान।
और जब भी कर्मयोग की बात आती है तो श्रीमद् भगवद गीता की बात आती है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपसे कि आपने जो हरियाणवी में उसका काव्य अनुवाद किया था, उसके कोई चतुष्पद में से कुछ आप हमारे लिए, आपकी जो हाँ, ये आप गीता पुस्तक कुंज, से ले हाँ, सकते गीता हैं कुंज जी। जो आपकी पुस्तक है ना, ये श्रीमद् भगवद गीता पे दुनिया के तमाम विद्वानों ने इसको पढ़ा अच्छा। और इस पे काम भी किया है। परंतु जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता का नाम आता है तो एक ऐसी बौद्धिकता, कलिष्ठ शब्दावली कि केवल विद्वानों के लिए बनी हो, हाँ, जो वो दर्शन है। हाँ दर्शन है वो। तो मन में ये टीस थी कि आम आदमी के लिए भी तो वो ज्ञान जाए, अनपढ़ आदमी को भी तो वो समझ में आए। जी जी। इसलिए ये जो आपका गीता कुंज है, ये आज तक का सबसे सरल अनुवाद है। आप एक अनपढ़ आदमी को भी बिठा करके इसको सुनाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। इसकी एक बानगी पहले श्लोक से ही देख लीजिए आप। सहजग्राही है। हाँ, सहजग्राही है। वो अनपढ़ आदमी हो, औरत हो, महिला हो, बच्चों तक को भी समझ में आ जाएगी। जैसे आप ये पहला ही श्लोक सबको पता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पूछ रहे हैं संजय जी, भाई जरा बताओ कि क्या क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे उधर युद्ध के मैदान में। हरियाणवी में देखिए, और इसको गाया जा सकता है सर, दोहे की लय में गाया जा सकता है। धृतराष्ट्र ने संजय ताई दिया एक आदेश, के होर्या रणभूमि में मने बता संदेश, है ना। और इसमें जो उत्तर देते हैं वो संजय जी, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। बोल्या संजय हाथ जोड़ के, लेव सुनो महाराज, दुर्योधन यार द्रोण में न्यू बात हो रही आज। अब इससे सरल इसका अनुवाद आप क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सामान्य भाषा में, जो हम बोलचाल की भाषा में ही एक हाँ, किस्म से एक ठेठ हरियाणवी की शब्दावली देखिए, एक अंतिम पद आपको जो है ना, ततः श्वेतैर्युक्ते महति संदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रददम तु। दौड़े घोड़े रथ सजा, वाह, गढ़वाड़ा किशन मुरार, शंख बजाया अर्जुन ने सजे सारे हथियार। बहुत सुंदर। इस प्रकार से कोशिश की गई है सरल ग्राह्य बनाने हाँ, की, ताकि हर व्यक्ति उसको एक बहुत बड़ा दर्शन समझ के नहीं, बल्कि बहुत आसानी से उसको ग्रहण कर सके। एक बार ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, अपने हिंदुस्तान के दर्शन के और बड़े प्रवचनकार आदरणीय श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो उन्होंने इसको, जब मैंने बताया कि इस प्रकार से गुरुजी प्रयास किया गया है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक है ना, उसमें आपने क्या लिखा है। तो मैंने जैसे ही उनको वो पढ़ के सुनाया, आपकी नज़र करता हूँ मैं वो, तो वो बड़े बड़े प्रसन्न हुए। वो बोले भाई ये कमाल है, इतना सरल आपने इसको इतनी मतलब आसान भाषा, मतलब बोली में और माँ बोली में लिख दिया। सुनिएगा जरा। ऊर्ध्व मूलम मधय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेदविद। बहुत गंभीर, ये अकेले श्लोक पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। और 4 पंक्तियों में आपने इसका देखिए किस प्रकार से सरलीकरण किया। संसार वृक्ष संसार पेड़ से पीपल का, पत्ते जिसके वेद, जो या जड़ते जान ले, जाने वेद का भेद। वाह वाह, वेद का भेद क्या मिलाया, वाह वाह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने जैसे ही प्रसन्नता में, ऐसे स्वीकार्यता में सिर हिलाया, तो समझिए मेरा जो प्रयास है वो अपने आप में सार्थक हो गया इस प्रकार से। आपका एक हरियाणा का राज्य गीत हाँ जो है, उसको प्लीज़ आप हम तक थोड़ा सा पहुंचाएंगे। हरियाणा सरकार ने एक बहुत ही सुंदर पहल की है इस बार, कि भाई वो राज्य गीत की प्रविष्टियाँ मांगी उन्होंने, और ये कहा कि हर साल के पश्चात जो है राज्य गीत को बदल देंगे, और 1 साल तक एक राज्य गीत जो है वो बजेगा, उसके पश्चात अगले लेखकों को अवसर दिया जाएगा। ये लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए और प्रतिभाओं को तलाश करने के लिए,
ये बहुत सुंदर प्रयास और प्रयोग है राज्य सरकार का, इसके लिए वो साधुवाद और बधाई की पात्र है। इस प्रयोग में मैंने भी अपनी एक प्रविष्टि भेजी थी और जिसका चयन तो नहीं हो पाया, परंतु वो जो अंतिम 10 वो चयनित प्रविष्टियाँ थी उन तक उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया। उसके जो है एक वानगी देखिएगा आप। मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से, हो जित गीता का संदेश जगते न्यारा से, हो मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। अन धन के भरे भंडार अड़े, जन जन में बसता प्यार अड़े। अन धन के भरे भंडार अड़े, जन जन में बसता प्यार अड़े। सब साधुआं से दरवेश जीते प्यारा से, हो मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। इसी गीत के बीच में से एक पद देखिएगा। अड़े कई तरह की बोली से, अड़े फागण आड़ी टोली से। अड़े कई तरह की बोली से, अड़े फागण आड़ी टोली से। फिर कोरड़िया का सुर एक जीते प्यारा से। अच्छा, होली का टच। हो मारा हरियाणा परदेश जीते प्यारा से। होली में सभी एक ही बात बोलते हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो इसको, है ना। हाँ, तो गहरा 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 गहरा। तो इस प्रकार से सभी का बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गीत। हाँ। राही जी, आपने इसके साथ साथ 34 पदों में रामायण के प्रमुख संदर्भों को समेटा है। सर्व प्रसंगों को तो शायद नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रमुख प्रसंग जिनके बिना रामायण अधूरी है, तो उसका कोई आप पद हम तक पहुंचा देंगे? हाँ। लगभग मुख्य सभी घटनाओं को हमने इन 34 पदों में समाहित कर लिया और वो बहुत सरल है। हनुमान चालीसा की तरह मात्र 20 मिनट में आपको पूरी रामायण का पाठ करने का एक प्रकार की आनंद, अनुभूति और लाभ, तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जी। और उसकी देखिएगा जरा। जिनके नाम से पत्थर तेरे और बन जाएं बिगड़े काम, रघुपति नंदन राघव राम। जिनके नाम से पत्थर तेरे और बन जाएं बिगड़े काम, रघुपति नंदन राघव राम। ऋषि श्रृंगी ने आनंद कर दिए, ऋषि श्रृंगी ने आनंद कर दिए। कैकई सौमिति कौशल धाम, रघुपति नंदन राघव राम। राज तिलक की सब तैयारी, राज तिलक की सब तैयारी। आन मंथिरा खो दिए काम, रघुपति नंदन राघव राम। और लंबा हो जाएगा पर एक पद और पढ़ देता हूँ। बनवासी के देख भेष में, बनवासी के देख भेष में। दशरथ पहुँचे पर ले गाम, रघुपति नंदन राघव राम, रघुपति नंदन राघव राम। बहुत ही सुंदर, रघुपति नंदन राघव राम। हाँ, बहुत सुंदर। आपने ये पदों में जो प्रसंगों को लिया है अपने आप में एक अनुपम है। एक जहन में एक प्रश्न उठ के आता है, आप जैसे आपने जो पढ़ा लयबद्धता है उसके अंदर। पीछे एक पीरियड गया था, कोविड का पीरियड। कोविड के पीरियड ने 3 चीज़ें घर बैठे लॉकडाउन में सिखा दी। किसी को तो पाक कला में निपुण कर दिया, किसी को कैरियोके सिंगिंग में
किसी ने हाथ बढ़ा दिए और बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे कवि बन गए। कवि, ठीक बात। निस्संदेह इस दुनिया का कोई भी कार्य है, विज्ञान में हो, चिकित्सा में हो, अध्यात्म में हो, साहित्य में हो, सबसे पहले ज़रूरी होता है भाव पक्ष का होना। भाव पैदा होते हैं तभी क्रिया की निष्पत्ति होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा इस नई कविता में जो कोविड के काल में जन्मी है, उसमें शिल्प पक्ष कहीं ना कहीं आहत हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कविता की जो रचना होती है वो, देखिए, मैं बाहर सड़क पे कर रहा था, पत्ते लहलहा रहे थे, उस पास से मेरे एक स्कूटर गुजरा, एक गद्य को हमने एक लाइन उठाई, नीचे लिख दी, उसके नीचे लाइन लिख दी। अगर हम जो वो आजकल कविता लिखी जा रही है नवयुवकों के द्वारा, अगर हम उसको नीचे से उठा के ऊपर कर दे तो वो एक बड़ा सुंदर सा गद्य बन जाता है, वो पद्य रहता ही नहीं है। तो पद्य की एक अपनी एक परिभाषा है, लयबद्धता है, उसके अंदर एक अलंकार है, उसके अंदर तुकांत है, जैसे हम उर्दू में अगर काफ़ी और रदीफ़ की बात करें। तो ये कहीं गुम होना, आपको ऐसा लगता है कि हिंदी कविता को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसके स्तर को नुकसान हो रहा है? कविता को नुकसान तो कहूँगा तो बहुत सारे आलोचक इस पर अलग अलग टिप्पणी करेंगे, परंतु कविता के सौंदर्य को कहूँगा। हाँ, वही मेरे कहने का। कविता के सौंदर्य को नुकसान हुआ है निश्चित तौर से, क्योंकि जो कविता है, कविता अपने आप में ही वो भाव है कि मन के भावों को पद्यात्मक स्थिति में प्रकट करना, जिसमें गेयात्मकता हो, जिसमें लयात्मकता हो, जिसमें जो है एक रिदम है जिसमें कहने की। क्योंकि जो आरंभिक कविता है, शुरुआती दौर की कविता है, वो तो छंदबद्ध है सारी। मुक्तक छंद तो बाद में आया है और सभी को पता है कि निराला जी को उसके प्रणेता माना गया। हाँ, प्रणेता, बिल्कुल। हम ये उनका कह देते हैं कि मैं तो निराला स्टाइल में लिखता हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है मन के भाव प्रकट करने की। अब स्वतंत्रता जब आप कह ही रही हैं, वो भी एक प्रकार की भावों को प्रकट करने की अभिव्यक्ति का एक माध्यम ही तो है। हाँ, नहीं, ये अच्छा है कि मन के अंदर भाव उठे तो उनको उकेरा गया। हाँ, मुक्त छंद में भी अपनी एक तरलता है, अपनी एक सरलता है और सहजता है, प्रवाहमयता भी है उसमें, वो एक अलग रिदम है उसकी। परंतु फिर भी कविता का सौंदर्य यदि माना जाएगा, कविता का शिल्प और कविता का जो भाव पक्ष के साथ कला पक्ष माना जाता है, उसमें देखिए छंदबद्धता तो अपने आप में अनिवार्यता स्थिति मानी ही जाती है। लेकिन और ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति मुक्तक छंद की कविता पढ़ता है और एक व्यक्ति जो है गेयात्मकता के साथ, लयबद्धता के साथ जो है छंदबद्ध कविता पढ़ता है, तो उसका सौंदर्य, उसका प्रभाव और उसका असर अलग होगा ही निश्चित रूप से, और श्रोता को भी एक अलग से एक संतुष्टि देता है, आनंद का भाव प्राप्त होगा। क्योंकि लोक रंजकता जो शब्द है ना, वो काव्य का एक पक्ष है, वो भी तत्व है काव्य का, और उसमें लोक रंजन जो, इसलिए तो फिर सारी हमारी जितने हमारे गीत, गजल, रागनी, वो सारी जो निकली वो लोक रंजकता के तत्व को समाहित किए हुई निकली। हाँ, लेकिन उसमें भी सब के अंदर गयात्मकता तो है, लयबद्धता तो है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि शिल्प पक्ष के लिए तपस्वी होना जरूरी है, साधना जरूरी है। हाँ जी, सीखना भी जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो वहाँ पे किसी न किसी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो आप इस पद्य विधा में आए हैं, तो आप किसको अपना गुरु मानते हैं? बेसिक तौर पर तो आप देखिए कि जैसे मेरे अपने परिवार की मैं स्थिति बताऊं, तो मेरे पिताजी कुल तीसरी कक्षा पास हैं, मेरी माताजी जो है 4-5 कक्षा तक पढ़ी है। उससे पहले मेरे दादाजी और 5 पीढ़ियों तक कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त आदमी नहीं है। हमारे परिवार के बुजुर्ग भी इस बात के लिए भगवान को बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हमारे जो है ना जो अशिक्षितों की जो परिवार में परमात्मा ने इस प्रकार से एक पढ़ने वाला बच्चा और लिखने वाला बच्चा भी हमें दिया, तो ये प्रभु का ही शुक्रगुजार है। इसके लिए जो है ना, इसका कारण है मेरे नाना जी जो है ना विद्वान आदमी थे, वो पुरोहिताई का काम करते थे और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। और इसमें मैं एक बात ये कोट करूँगा कि जैसे मैंने बहुत छोटी उम्र में तक ही देखा उनको, शायद 5-7 साल का रहूँगा, वो स्वर्गवासी हो गए थे, परंतु वो जब भी मेरा नाम लेते थे इस प्रकार लेते थे जैसे वो किसी बहुत बड़ी शख्सियत का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुंडली में ज्योतिष के हिसाब से इस बात का आभास हो गया होगा। इस बात का जिक्र मैंने अपनी इस गीता कुंज की
के प्राक्थन में भी किया है जी। कि मेरे नाना जी मुझे बचपन में ही पूरा नाम लेकर के ऐसे पुकारते थे जैसे किसी बड़े आदमी को पुकार रहे हैं वो, और मुझे लगता था कि मैं कोई खास प्रकार का एक व्यक्ति तो हूँ। तो वहीं से आपको वो प्रोत्साहन जो है ना, वो अंदर आता गया नाना से। हाँ। और देखिए राही जी, समय का पता नहीं चलता, हमने आपसे बातें की, आपसे हमने कुछ न कुछ सुर में भी सुना जी। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ जानकारी मिली। तो आपका हम आभार व्यक्त करते हुए साहित्य सृजन के सभी दर्शकों से विदा लेना चाहेंगे। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, साहित्य सृजन में यूं ही लोगों की आत्मकथ्य सुनते रहिए और साहित्य का आनंद लेते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।